हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पंखुड़ी नर्सरी आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं पंखुड़ी गुप्ता आज आपको पढ़ाऊंगी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, ब्लड। अब बिना देर करे बहुत ही जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी में पहुंचाना। तो हमें सबकी नीड क्यों पड़ रही है, ब्लड ही क्यों हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। ब्लड पहले तो एक फ्लूइड टिश्यू है जो पूरी बॉडी में आराम से कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में घूम पा रहा है, ठीक है। और वो क्या करता है, उसमें कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, एंटीबॉडीज इन सब को कैरी करके ब्लड में, वो सॉरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट हो पाता है। सिर्फ ब्लड में ही ये कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी चीजें हैं उनको लेता है, बॉडी के सभी ऑर्गन में पहुंचा देते हैं, ठीक है। और वहां से वेस्ट लेके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक ले जाता है, जिससे वो बॉडी के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार अराउंड द बॉडी। हमारी बॉडी में सिर्फ दो ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, पहला है ब्लड, दूसरा है लिम्फ, ठीक है। लिम्फ हम बाद में किसी और क्लास में पढ़ेंगे, वो लिम्फेटिक सिस्टम में आता है। हम ब्लड पढ़ रहे हैं आज, तो हम ब्लड के बारे में देखते हैं। ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। ये क्या करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार। फिर अब ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। तो क्या क्या चीजों को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है ये, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का हमने वही सर्कुलेशन में, हार्ट के सर्कुलेशन में देख लिया था कि ऑक्सीजनेशन होता है लंग्स में जाने के बाद, फिर वापस आता है, फिर आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। फिर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट हमें किससे मिलता है, वही जो हमने डाइजेशन में देखा, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उससे हम न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है हमारा इंटेस्टाइन, और वो ब्लड वेसल में मिल जाता है। और ब्लड के थ्रू ही बॉडी ऑर्गन्स में एनर्जी या वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाई जाती है, ठीक है। ऐसे ही हार्मोन, हमारा सिस्टम, हमारी बॉडी जो हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत होती है, जिन 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 हार्मोन की, वो भी ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होते हैं। ऐसे ही हीट, हीट कहाँ से जनरेट हो रही है, जब भी हमारी बॉडी कोई काम करती है तो हीट जनरेट होती है मेटाबॉलिज्म की वजह से। वो जो हीट है हमारी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो वो भी कौन करवाता है, ब्लड, है ना। फिर एंटीबॉडीज, जब हमारी बॉडी में किसी भी एंटीजन या फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, उसका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कौन करवाता है, ब्लड करवाता है। ब्लड में हमारे क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर क्या, जब हमारे कहीं पर भी मानो यार चोट लग गई, तो उसमें क्या होता है, वहां पे वुंड बन जाता है। वो वुंड कैसे भरता है, एक स्कार बनता है, स्कार फॉर्मेशन होने के बाद थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। वो क्या होता है, धीरे धीरे हील होता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, फिब्रिनोजेंस और क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से, जो ब्लड को क्लॉट करवा रहे हैं और वहां से ब्लीडिंग रोक रहे हैं। तो वो क्लॉटिंग फैक्टर भी ब्लड में ही होते हैं, जो वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाता है। ऐसे ही जो वेस्ट होता है, किसी भी तरीके का वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो क्या करता है, ब्लड से ले जाता है यूरिनरी सिस्टम में। वहां पे ब्लड का फिल्टरेशन होता है, यूज जो यूज होने वाली चीजें हैं ब्लड के साथ वापस आ जाती है, और वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू, ठीक है। ये हमने ब्लड के बारे में जान लिया, ठीक है। अब ब्लड बना किससे होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है। ब्लड को हमने टू पार्ट्स में बांटा है, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड सेल, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, ये क्लियर वाटरी सब्सटेंस होता है, स्ट्रॉ कलर का, पेल कलर का, ठीक है। वाटरी फ्लूइड होता है जो हमारे ब्लड का 55% ऑफ वॉल्यूम जो है कवर करता है, यानी 55% हमारा क्या होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या है, क्लियर वाटरी फ्लूइड है, स्ट्रॉ कलर का, ठीक है। और जो बचा हुआ 45% है, वो क्या होती है, ब्लड सेल, ठीक है। अभी आप इतना देखिए, हो गया बच्चों। तो अभी तक हमने ब्लड के बारे में देखा था, और हमने देखा था कि ब्लड का जो कंपोजिशन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, प्लाज्मा में और ब्लड सेल्स में। अब हम सबसे पहले प्लाज्मा को कवर करेंगे, प्लाज्मा को देखेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि एक क्लियर स्ट्रॉ कलर का एक वाटरी सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लड में होता है, और ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है, प्लाज्मा का ही होता है, 55%। देखते हैं, प्लाज्मा एक क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड है जो 55% ऑफ वॉल्यूम हमारे ब्लड का कवर करता है, यानी ज्यादा मात्रा में क्या होता है हमारा, प्लाज्मा, ठीक है। जब हम ब्लड को लेंगे, उसमें हमारा प्लाज्मा और सेल्स ऑलरेडी होता है, तो हम उसे कैसे पता लगाएंगे कि प्लाज्मा क्या है और सेल्स क्या है।
तो जो एक सेंट्रीफ्यूगेशन का एक प्रोसेस होता है, उसमें उसे हम स्पिनिंग भी कहते हैं। तो उसमें जब ब्लड को मशीन में डाल के घुमाया जाता है, तो जो हमारा प्लाज्मा है वो ऊपर की तरफ अलग हो जाएगा, और क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो थिक होती हैं, भारी होती है, वो नीचे की तरफ सिंक हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। तब हम अलग अलग देख पाएंगे कि प्लाज्मा क्या है और हमारी सेल क्या है। ठीक है, हमने ये देखा प्लाज्मा ये है। फिर हम देखेंगे इसमें इसका क्या क्या कंपोजिशन है, प्लाज्मा किससे बना है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे वाटर। 90 टू 95% ऑफ प्लाज्मा हमारा क्या होता है, पानी होता है। हमने पहले यहाँ बोल दिया वाटरी फ्लूइड है ना, तो ये पानी हो गया। तो हमने एक इसका पॉइंट कवर कर लिया, ये किसका बना है, पानी का है, तो 95% हमारा क्या होगा, पानी। अब दूसरा क्या है, प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। अब ये प्रोटीन क्या है, पहले तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एल्बुमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। ठीक है, अब प्रोटीन जो है 7% कवर करता है प्लाज्मा का। ठीक है, 7% ऑफ प्लाज्मा क्या है हमारा, प्लाज्मा प्रोटीन। इसका 7% है प्रोटीन। ठीक है, फिर ये हमेशा हमारे ब्लड में रहता है। ब्लड में रहता है का क्या मतलब है कि जो हमारा जो ब्लड पूरा जो है हमारा ऐसे वेसल्स में चलता है ना, ऐसे वेसल्स होती है हमारी, और इसके अंदर हमारा ब्लड चल रहा होता है ना। तो जो ये वेसल्स है इसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ओपनिंग्स होती है, पोर्स होते हैं, जिसमें हमारा क्या फ्लूइड का एक्सचेंज होता है, आर पार फ्लूइड का आने जाने का चैनल बनता है। ठीक है, तो जो ये प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं इनका साइज इतना बड़ा होता है कि ये इन ओपन पोर्स में से आर पार नहीं हो पाते हैं, ये हमेशा ब्लड में ही रह जाते हैं, ये ब्लड वेसल्स से निकल के टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाते। हमारी वेसल्स के आसपास यहाँ टिश्यूज होते हैं ना ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ से निकल ही नहीं पाते, इतने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, आर पार हो ही नहीं पाएंगे, तो टिश्यू में कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा सर्कुलेशन में ही रहते हैं, और ये ब्लड में रह के क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब अगर सोचो अभी तो ये सर्कुलेशन में ही रह रहा है, आर पार नहीं जा रहा है, अगर ये किसी तरीके से आर पार चले गए तो क्या करेंगे, टिश्यू में इकट्ठे होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, और वहां क्या करेंगे, जाके अडीमा कॉज करेंगे, स्वेलिंग कॉज करेंगे। ठीक है, हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या है, जैसे अगर कभी हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है, तो उसका क्या कारण होगा, या तो प्लाज्मा कम बन रहा है, या फिर कहीं से लीकेज हो रही है, या ब्लड लॉस हो रहा है ना। ठीक है, अब जो हमारा प्लाज्मा है वो गाढ़ा सा सब्सटेंस होता है, थोड़ा तो गाढ़ा होता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होगा, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की वजह से, यही होता है इसमें। और क्या होते हैं, हमने प्रोटीन देख लिया, प्रोटीन के बारे में जान लिया। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका क्या काम है, अलग अलग काम होता है इनका, जैसे कि कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन, मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। सोडियम और कैल्शियम मिलकर क्या करते हैं हमारे, और भी इनके अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, क्या, सोडियम वो पोटेशियम और सोडियम का एक चैनल चलता है जो हमारा टिश्यूज में होता है। ठीक है, आयनिक चैनल जैसे हम कहते हैं, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स के सबके अपने अपने काम है जो हमारे ब्लड के लिए, हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स देख लिए, अब हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स हमें क्या होते हैं, पहले तो अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, और क्या है, वाइटामिन, जो हमें किससे मिल रहा है, हमारे खाने से मिल रहा है। खाने का हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि वहाँ न्यूट्रिशन का वो सॉरी जो ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ है उसका क्या होगा, बाद में एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में। वो इंटेस्टाइन में माइक्रोवेलाइज होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स उसने खींचे हैं वो कहाँ ले जाते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में ले जाते हैं। इस तरीके से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ आ गए, हमारे ब्लड में आ गए, और ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हार्मोन्स। हार्मोन क्या है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंडोक्राइन मतलब जो बॉडी के अंदर ही सिक्रिएट करते हैं हार्मोन, वो होती है एंडोक्राइन, और दूसरी एक्सोक्राइन जो होती है जो बॉडी के बाहर सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, डक्ट के अंदर, डक्ट के बाहर। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है
ब्लड में हार्मोन सिक्रीट कर देती हैं और वो टारगेटेड ऑर्गन तक कौन लेके जाता है? हमारा ब्लड। जैसे कहीं से हार्मोन सिक्रीट हुआ, जैसे हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है हमारे कहाँ, कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच सिक्रीट करवाती है। वो क्या करता है? हमारे ओवरी में जाके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि ग्रो अप हो। तो ये क्या है? एक वहां कहाँ से शुरू होके कहाँ ओवरी में जाके काम कर रहा है? तो ये कौन करवा रहा है? ब्लड। पिट्यूटरी ग्लैंड ने तो ब्लड में सिक्रीशन करवा दिया, वो कहाँ ले जा रहा है? हमारा टारगेटेड ऑर्गन तक लेकर जा रहा है। इस तरीके से हमारा ये हार्मोन काम करते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा में हार्मोन भी रहते हैं और हमारा वेस्ट भी रहता है। ठीक है, जो चीजें हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है वो भी सर्कुलेशन में आ गई, जिसको किसी ने नहीं लिया तो वो, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ये किसका वेस्ट होता है? जो प्रोटीन है, यूज प्रोटीन है, उसका मेटाबॉलिज्म हो गया तो वो कहाँ? ब्लड में हमारे आके मिल जाएगा। और कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है ये वेस्ट? लिवर में। लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट, मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है प्रोटीन का। फिर वो कहाँ रह जाता है? हमारे ब्लड में। और ब्लड क्या करता है? उसे कहाँ तक ले जाता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी तक ले जाएगा। वो क्या होगा? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया हमारा ब्लड दो चीजों से बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। हमने प्लाज्मा देख लिया। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? वाटर, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट, हार्मोन और वेस्ट। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमने प्लाज्मा देख लिया, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, उसका कंपोनेंट क्या क्या है, किससे बना है, किस चीज का कितना पार्ट होता है, कितना वॉल्यूम होता है, हमने देख लिया। अब हमारा जो हमने उसका डिवीजन देखा था ब्लड का, उसमें हमने पढ़ा था कि पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल। तो अब हम देखेंगे ब्लड सेल क्या क्या होती है। तो हमारी 3 टाइप की ब्लड सेल होती है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट। जो हमारी इरिथ्रोसाइट्स होती है उनको हम आरबीसीज या रेड ब्लड सेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं लाल खून। हमने दूसरा देखा है ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ऐसे ही थर्ड हमारा है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, जिसे हम प्लेटलेट के नाम से नॉर्मली जानते हैं। हम पहले देखते हैं आरबीसी क्या है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, जो एक हमारी सेल्स है, हमने सबने उसका पिक्चर देखा होगा कि एक कॉइन की तरह पिक्चर होता है जो अंदर की तरफ दबा हुआ हो जैसे, है ना? तो उस शेप को बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाइकॉन्केव। और उसमें क्या होता है? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, बाइकॉन्केव डिस्क होती है और नो न्यूक्लियस, उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। उसका डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। अब जो हमारा जो ब्लड वेसल है वो बहुत ही पतली होती है ना। हमारे ब्रेकियल वेसल आर्टरी जो भी है वो तो बड़ी होंगी, लेकिन जो बहुत छोटी कैपिलरीज है उसमें भी ब्लड उतना ही जाता है जितना हमारा यहाँ से जा रहा है ना। तो कैसे कि ये सेल 7 mm की है लेकिन हमारी जो कैपिलरी है और भी पतली है? वो एक फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, है ना। ब्लड सेल्स जो है वो फ्लेक्सिबल है, इसलिए हमारी बड़ी और छोटी दोनों आर्टरी और वेसल्स में क्या कर रही है? सर्कुलेट हो पा रही है। ठीक है, और क्या करता है ये? हमारा हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, फ्लेक्सिबल है। और क्या कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हाईली पिगमेंटेड सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से कलर आता है हमारी ब्लड में। ठीक है, इसका और मेन काम क्या है आरबीसी का? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन हमने सर्कुलेशन में पढ़ा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड जा रहा है हार्ट से। तो यानी कहीं ना कहीं ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, तो सम अमाउंट ऑफ CO2 भी कैरी करता है। ठीक है, अब आरबीसी कैन नॉट डिवाइड सो नीड टू बी कंटिन्यूअली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। माइटोसिस म्योसिस का प्रोसेस में पॉसिबल नहीं होता है। वो हमेशा या तो अपने लाइफ स्पेन खत्म करने के बाद वो डीजनरेट हो जाएंगे और हमें न्यू सेल बनानी पड़ती है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो वो कहाँ बनते हैं? हमारे बोन मैरो में। हमारा पूरा ब्लड कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में बनता है। ठीक है, लाइफ स्पेन आरबीसी की कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है 120 डेज। ठीक है, ये तो हमने आरबीसी के बारे में जान लिया। अब हमने देखना है ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है। बड़ी सेल है ना, लार्जेस्ट सेल है, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। क्या करता है? हमारे बॉडी को बचाता है। देखो, जब भी हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी आती है तो हमारे को एकदम से फीवर आ जाएगा। हमारे नाक में कुछ जाता है तो हम क्या करते हैं? छींकने लगते हैं, है ना।
हमारी आँख में कुछ जाता है, हमारी आँख से पानी आने लगता है। तो ये क्या है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है। क्या कर रहा है डिफेंस, मतलब कोई भी चीज़ हमारे बाहर की आ रही है जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारा उसका क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, रिपेल कर रहे हैं मुझे कि ये हमारे पास नहीं आना चाहिए, ये गलत है, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये क्या हुआ, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म। ऐसे ही जब हमारा पास फॉरेन बॉडी आता है तो हमारी डब्ल्यूबीसीज़ एक्टिव हो जाती है और उस फॉरेन बॉडी को मारने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देना, कि वो फॉरेन बॉडी खत्म हो जाए ज़्यादा टेम्परेचर से, है ना? और इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं। दे कंटेन न्यूक्लियाई। अब आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है? अब क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके बेसिस पे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवीजन किया गया है इसका, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें ग्रेन्यूल है वो ग्रेन्युलोसाइट और जिसमें ग्रेन्यूल नहीं है वो एग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्यूल वाले हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसोफिल और बेसोफिल, ठीक है? ये इनके जो नेम है, ये इनके डाई के बेसिस पर है। जो डाई डालने पर जो भी कलर ये देखेंगे उसके बेसिस पे हमने इनका नाम दिया है, ठीक है? और ए ग्रेन्युलोसाइट में 2 टाइप के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। हमने डब्ल्यूबीसी देखी, अब हम देखेंगे थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स जिसे हम कहते हैं। स्मॉल डिस्क होती है ये बहुत ही ज्यादा। इसका साइज क्या होता है, 2 से 4 डायमीटर का होता है। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं और हमारा क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स किस लिए काम आते हैं, जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें फिब्रिन्स के थ्रू उस वहां का ब्लीडिंग जो है सीज करते हैं, जिसको हम कहते हैं हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस का प्रोसेस होता है ब्लीडिंग को रोकने का, ठीक है? और इसका लाइफ स्पैन होता है 8 से 10 दिन। तो हमने अपनी तीनों सेल्स देख ली, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और डू फॉलो माय चैनल।